मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित मेरे द्वारा एक पहले भी वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि मध्यकाल के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनको कुछ उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से किस तरह से उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व का सिद्धांत कि वो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करते थे, और इसके साथ में जो बाजार नियंत्रण या जो कीमतों पर नियंत्रण उस युग में किया था, उसके लिए अलाउद्दीन जाना जाते हैं। पिछले वीडियो में हम साम्राज्य विस्तार के बारे में बात कर रहे थे और उसमें ये बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों को हम मुख्य रूप से अपने अध्ययन की सहूलियत के लिए दो भागों में बांटते हैं। उसमें हम उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में उनकी विजयों को पहचानते हैं। उत्तरी भारत की विजयों में मैंने बताया था कि किस तरह से गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालोर और शिवाना, जिसमें पद्मिनी जी कहानी वाला एपिसोड भी शामिल है, ये सारी उपलब्धियां उसने उत्तरी भारत में निर्बाध रूप से हासिल की। और इन सफलताओं से वो इतना उत्साहित हुआ कि उसने अपने पूरे भारत विजय का जो स्वप्न देखा था उसको पूरा करने का निश्चय किया। और फिर उसने उत्तरी भारत की विजय हासिल करने के बाद दक्षिण भारत की तरफ अपना विजय अभियान को बढ़ाया। दक्षिणी भारत में उसकी उपलब्धियां देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने समस्त उत्तरी भारत को जीतने के बाद में दक्षिण जो प्रायद्वीप है भारत का, जिसे हम डेक्कन के नाम से पहचानते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू है, ये पूरा प्रायद्वीप है, इसको जीतने का निश्चय किया। मध्यकाल का वह पहला मुस्लिम शासक है जिसने जो विंध्य, सतपुड़ा, ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनके दक्षिण की ओर जाकर के और अपने विजय पताका पहनाने का प्रयास किया। लेकिन एक विशेष बात जो उसको इन दक्षिण भारत की विजयों को उत्तरी भारत की विजयों से अलग करती है, वो ये है कि उसने जो उत्तरी भारत के राज्यों के प्रति नीति अपनाई थी जीतने के बाद में, वो थी कि उन राज्यों को अपने साम्राज्य का सीधा अंग बना लेना और उन पर सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद में उसने जो नीति अपनाई थी वो उत्तरी भारत की नीतियों से भिन्न थी। अब वो सिर्फ ये चाहता था कि दक्षिण के जो शासक हैं वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, बस उसको शासक मान लें, उसका साम्राज्य का विस्तार वहाँ पर हो जाए और वो उसे नियमित रूप से राजस्व भेजते रहें, कर भेजते रहें, सालाना उसे कुछ कर के रूप में, पैसे के रूप में उसे देते रहें। जिन जिन शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार की, जो शर्त थी कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लें और वार्षिक राजस्व भेजते रहें, और कुछ लूटपाट में जो सामग्री धन दिया है, भेंट स्वरूप दिया है, वो सब उससे वसूल कर चुके थे, अलाउद्दीन ले चुका था। तो इस सब वसूली के बाद में युद्ध में जो लूटपाट हुई, उसके बाद जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और सालाना उसे कुछ कर भेजने का निश्चय कर लिया, उनको उसने अपने राज्य में अधिकार करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब तुम आराम से वहाँ पर अपना अधिकार कर लो। वहाँ पर सीधा नियंत्रण उसने अपना नहीं रखा, यानी वो जो राज्य था वो उनके अधिकार में ही उसने छोड़ दिया। तो इस तरह से उसकी ये नीति दक्षिण भारत राज्यों के लिए उत्तरी भारत के राज्यों से भिन्न थी। अलाउद्दीन ने जो दक्षिण राज्यों पर उसने अपना अधिकार जमाया था,
इसमें मुख्य रूप से हम ये 4 इसके थे। दक्षिण भारत में उस समय 4 हिंदू राज्य थे, और इन चारों को समझने के लिए मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि एक तो था पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी दिशा में, यानी जो दक्खन का हिस्सा है पूरा, उसका जो पश्चिमी भाग था उसमें यादवों का राज्य था, जो आजकल महाराष्ट्र है। इस ये मोटा मोटा एक क्षेत्र इसमें शामिल था। इसकी राजधानी देवगिरी थी, जिसे अब दौलताबाद के रूप में पहचाना जाता है। ये तो एक हिस्सा था। और दूसरा था इससे पूर्व दिशा में, वहाँ काकतियों का शासन था, इसे तेलंगाना के नाम से पहचानते थे। इसकी राजधानी वारंगल थी। तो एक तो हुआ महाराष्ट्र वाला हिस्सा जिसे देवगिरी कहते थे, और दूसरा था इसके पूर्व में, यानी जो दक्खन का जो प्लेटो है, प्रायद्वीप है, इसका पूर्वी हिस्सा, ये काकतियों के अधीन था, तेलंगाना राज्य, इसका वारंगल राजधानी थी। तीसरा था कृष्णा नदी के नीचे दक्षिण में, ये होयसल होता था, जो आधुनिक मैसूर है इस समय ये हिस्सा, और इसकी राजधानी द्वार समुद्र होती थी। और चौथा एकदम दक्षिण का हिस्सा था प्रायद्वीप का, बिल्कुल दक्षिण का, इसे पांड्यों का राज्य कहते थे, इसकी राजधानी मदुरा थी। तो इस तरह से ये 4 प्रांतों में पूरा दक्खन का हिस्सा बटा हुआ था। जैसा कि अभी बताया, अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों के जो सैनिक अभियान किए थे, इनका उद्देश्य वहाँ के शासकों को अपने अधीनता स्वीकार करवाकर उनसे वार्षिक रूप में कुछ कर भेजने के लिए विवश करना था, मजबूर करना था कि सालाना उससे कुछ कर भेजते रहें। और ये तो सभी को पता है कि मलिक काफूर इसके पास एक बहुत योग्य सेना नायक, इसका गुलाम जो इसकी सेवा में था, उसने दक्षिण भारत के समस्त अभियान उसके नेतृत्व में किए गए, और वो सभी में सफल रहा। तो इस सफलता जो दक्षिण अभियानों में हुई, उसका सफलता का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। पहला जो अभियान हुआ था वो देवगिरी पर हुआ था, 1306 और 1307 के आसपास हुआ। जलालुद्दीन जो खिलजी था, उसके शासनकाल में भी अलाउद्दीन ने यहाँ पर एक सफल आक्रमण किया था, मगर अब देवगिरी जो उस समय की शर्तें थी, संधि की शर्तें थी, उनको नहीं मान रहा था। इसलिए मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी गई, और यहाँ पर वाघेल नरेश करण सिंह की पुत्री देवल देवी इनके हाथ लगी, जिसे दिल्ली भेज दिया गया, और खिज्र खां से उसकी शादी हो गई। देवगिरी से अपार धन दौलत इन्हें लूटने को मिली, और वहाँ के शासक जो यादव शासक थे रामचंद्र देव, उसने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो उसे यहाँ से दिल्ली भेजा गया। कहते हैं कि जब लूटपाट करता हुआ मलिक काफूर देवगिरी जा रहा था, तो बहुत सरलता से इसने रामचंद्र देव पर आक्रमण करके उसे युद्ध में बड़ी सरलता से पराजित कर दिया, और पराजय के बाद में रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। बहुत सारा धन मलिक काफूर को इस समय मिला, बदले में उसको उसका राज्य लौटा दिया गया, और बहुत सारी जो धनराशि, हाथी आदि लेकर के मलिक काफूर दिल्ली आया, और उसके साथ में राजा जो रामचंद्र देव यादव जो यहाँ का शासक था, वो भी उसके साथ दिल्ली आया। अलाउद्दीन बहुत इस सफलता से बहुत खुश हुआ। बरनी जो उसमें इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि रामचंद्र देव का यहाँ पर बहुत स्वागत किया गया, भव्य स्वागत हुआ। उसे रायरायन की उपाधि दी गई, और लगभग कहते हैं कि 6 महीने तक वो दिल्ली में रहा, इनके दरबार में रहा, और फिर वापस देवगिरी लौट गया। तो बरनी कहते हैं कि उसके इस सम्मान का जो इसने आदर सम्मान उसके साथ में किया, इस रामचंद्र देव बहुत ही खुश हुआ, प्रभावित हुआ, और हमेशा आगे अपने जीवन भर वो अलाउद्दीन का विश्वास पात्र बना रहा। अब यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की ये मजबूरी थी कि उसे उसके साथ में अच्छा व्यवहार ताल्लुकात रखने थे, क्योंकि राजस्व उसे वहाँ से मिलने ही वाला था, धन संपत्ति वहाँ से आ ही चुकी थी, सीधा नियंत्रण वहाँ, क्योंकि ये दिल्ली से दूर था, वहाँ रख पाना आसान नहीं था,
इसलिए वहाँ पर अगर कोई इसका प्रतिनिधि जो स्वामी भक्त हो, इसके नाम से शासन करे, तो उसे स्वतंत्र छोड़ने में कोई हर्ज नहीं था, कोई नुकसान नहीं था। और फिर दूसरी बात, अगर स्ट्रेटेजिकली सोचें कि युद्ध कौशल रचना के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो दक्षिण भारत में जो अन्य अभियान होने वाले थे उसमें देवगिरी उसके लिए एक बफर स्टेट का काम कर सकती थी कि यहाँ से वो दक्षिण के राज्यों पर आराम से आक्रमण कर सकता था। तो इस तरह से पहला जो स्टेट था वो देवगिरी था, वो उसके अधीन आ गया। इसके बाद तेलंगाना पर 1309 के आसपास आक्रमण हुआ और यहाँ का शासक उस समय प्रताप रुद्र देव था। तो 1309 में मलिक कफूर ने प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और इसके विरुद्ध अभियान मलिक कफूर ने किया और उसने जनवरी 1310 में वारंगल का जो किला था, जो पत्थरों का बना हुआ था, उसकी सख्त घेराबंदी कर दी मलिक कफूर ने और दुर्ग की जो सेना थी, दुर्ग थी, उसको बहुत ज़्यादा हानि, नुकसान, क्षति पहुंचाई। इससे परेशान होकर के और अंततः यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहते हैं कि उसने लगभग 300 हाथी, 700 घोड़े और बहुत ही अपार धन संपदा उसे भेंट की और वार्षिक कर चुकाना भी उसने स्वीकार कर लिया था। खाफी खां एक लेखक हैं, तो उनके अनुसार कहते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो धन प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को समर्पित किया था, उसमें उस समय संसार का जो सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर था, वो भी इस धन संपदा में शामिल था। रुद्रदेव अलाउद्दीन की अधीनता उसने स्वीकार कर ली थी, इसलिए मलिक कफूर ने उसके राज्य को उसे वापस लौटा दिया और जो तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, वहाँ से उसने बहुत सारी धन संपदा इकट्ठा की और उसको लेकर के वापस दिल्ली लौट गया। तीसरा जो स्टेट था दक्षिणी भारत का, जो मैंने भी बताया था कि वो कृष्णा नदी के दक्षिण में था, होयसल हम इसे के नाम से पहचानते हैं, तो होयसल पर भी इसी साल आक्रमण हुआ। 1310 नवंबर 1310 को मलिक कफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना होयसल की राजधानी द्वार समुद्र पहुंच गई। होयसल जो राजा थे वो वीर बलाल थे, जो मलिक कफूर के सामने नहीं टिक सके, उसका सामना नहीं कर सके और बहुत जल्दी ही मलिक कफूर का कब्जा उसकी राजधानी पर हो गया। विवश होकर के वीर बल्लाल को खलजी की या मलिक कफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसने युद्ध का बहुत भारी हर्जाना भरा और वार्षिक कर, सालाना कर चुकाने की संधि भी उसने स्वीकार कर ली। कहते हैं कि जिस समय मलिक कफूर होयसल की राज्य की सीमा में पहुंचा था, उस समय यहाँ का शासक पांड्य राज्य से जो सुदूर दक्षिण में था, पांड्यों का राज्य था, वहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। तो उस संघर्ष के दौरान वहाँ पर आक्रमण करने गया हुआ था, लेकिन तत्काल वापस लौट के वो होयसल आया, अपनी राजधानी आया, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाया और उसे अंततः संधि करनी पड़ी और अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस तरह वो सुल्तान उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और कर वगैरह भेजना उसने स्वीकार कर लिया। बहुत सारा खजाना उसने मलिक कफूर को सौंप दिया। इसके बाद जो एक तरह से अंतिम राज्य था, जो एकदम सुदूर दक्षिण में था, वो था पांड्य राज्य था और पांड्य राज्य पर उसने सैनिक अभियान, इसके ठीक बाद में बिना दिल्ली लौटे हुए यहीं से ही होयसल राज्य से ही उसने सीधा पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। पांड्य राज्य को जो एकदम सुदूर दक्षिण में था, इसे माबर के नाम से पहचानते हैं। माबर के नाम से भी मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे लिखा है। तो द्वार समुद्र की जो विजय थी,
इसको प्राप्त करने के बाद मलिक काफूर ने पांड्य राज्य की जो राजधानी थी मदुरा, उसकी ओर उसने कूच कर दिया। उस समय पांड्य जो शासक थे उसके दो पुत्र थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। इन दोनों में संघर्ष चल रहा था कि अब कौन शासक वहाँ का बने। तो उनमें गृह कलह चल रहा था। अयोग्य पांड्य शासक थे, वो बिल्कुल सामना नहीं कर पाए और वहाँ से राजधानी छोड़ के बाहर भाग गए और कहते हैं कि जो मदुरा राजधानी थी पांड्य राज्य की, वो लूटने के लिए विवश थी और मलिक काफूर ने इसमें कोई कोताही नहीं बरती और राजधानी को, चूँकि वो लूटी जाने के लिए छोड़ी जा चुकी थी, अकेली छोड़ दी थी शासकों ने, इसलिए वहाँ पर जम कर के और मलिक काफूर ने जी भर के वहाँ लूट मचाई। कई मंदिरों को तोड़ा। कहते हैं कि वो लूटता लूटता रामेश्वरम तक पहुँच गया था और वहाँ पर भी उसने दक्षिण में भी मंदिर को तोड़ा और कोई मस्जिद का निर्माण करवाया। क्योंकि मध्यकाल में जो शासक थे वो धर्म और धन, ये उनके उद्देश्य थे और साम्राज्य विस्तार तो था ही। तो ये तीनों उद्देश्यों के साथ में आक्रमण कर रहे थे। तो धर्म का प्रसार भी कर रहे थे, धन भी इकट्ठा कर रहे, धन का संचय भी कर रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार भी वो कर रहे थे। इस तरह से उसने तीनों जो इम्पोर्टेंट रियासतें थी दक्षिण भारत की, इन तीनों रियासतों पर उन्होंने शनय शनय अपना अधिकार, अप्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार कर लिया था। इन अभियानों के बाद में एक अंतिम अभियान 1313 के आसपास हुआ, देवगिरी पर अंतिम अभियान था। इस दौरान देवगिरी का शासक शंकर देव बन चुका था, जो पहले मलिक काफूर के द्वारा आहत हुआ था और अब उसने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ऐसा होने पर मलिक काफूर के नेतृत्व में एक अंतिम अभियान दक्षिण भारत की ओर अलाउद्दीन ने भेजा और यहाँ शंकर देव, जो यहाँ का शासक था देवगिरी का, उसके साथ में भारी संघर्ष हुआ। लेकिन अंततः वही होना था जो अब तक हो रहा था दक्षिण भारतीय राजनीति में, और शंकर देव भी उसका सामना नहीं कर पाया। और कहते हैं कि युद्ध के बाद में देवगिरी का जो अधिकतर हिस्सा था वो खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया, उसका हिस्सा हो गया। और इस तरह से दक्षिण भारत सारा अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आ गया था। इस तरह जो अलाउद्दीन की जो दक्षिण की नीति थी साम्राज्य विस्तार की, वो काफ़ी सफल रही और दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्य अलाउद्दीन अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पांड्य राज्य तो सामने आए ही नहीं, वो तो राजधानी छोड़ के बाहर भाग गए थे। बाकी अन्य राज्यों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपना सारा खजाना भी उन्होंने उसके सेनापति मलिक काफूर को सौंप दिया था और वार्षिक कर भेजना भी स्वीकार कर लिया था। इस तरह से यही उसके उद्देश्य थे दक्षिण भारत पर अपने सैनिक अभियानों के, और इसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहा था। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति, उसके राजस्व का जो नीति थी, रेवेन्यू कैसे करता था, प्रशासन कैसे चलाता था अलाउद्दीन खिलजी, और विशेष रूप से उसकी जो मार्केट कंट्रोल की नीति थी, कीमतों को नियंत्रित करना, बाजारी कीमतों को नियंत्रित कर देना उस ज़माने में, ये अचरज भरा था। इस विषय पर अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।